हाशिम रस पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 पार्ट नंबर 35। इसमें पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कहता है पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्योंकि वे लगातार CO2 लेते हैं। शिक्षक के रूप में सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? ए, विद्यार्थी को गलत कहकर सही उत्तर बता देना। बी, केवल प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा याद करवाना। डी, सी, उसे प्रयोग अवलोकन के आधार पर गैसों के आदान प्रदान पर विचार कर देना। डी, केवल दिन में पौधों को देखने के लिए कहना। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। उसे प्रयोग अवलोकन के आधार पर गैसों के आदान प्रदान पर विचार करना है। प्रश्न नंबर 2, निम्न से कौन सा कथन वाष्पोत्सर्जन और जल परिवहन के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? ए, वाष्पोत्सर्जन जड़ों में जल का निर्माण करता है। बी, वाष्पोत्सर्जन केवल पत्तियों को ठंडा करता है। सी, वाष्पोत्सर्जन जल के ऊपर की ओर खिंचाव में सहायक होता है। डी, वाष्पोत्सर्जन केवल रात में होता है। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन जल के ऊपर की ओर खिंचाव में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 3, दो समान पौधों में से एक को प्रकाश में और दूसरे को अंधेरे में रखा गया। कुछ दिनों बाद दोनों की पत्तियों में अंतर पाया गया। इस गतिविधि से मुख्यतः किस अवधारणा की जांच की जा सकती है? ए, जड़ द्वारा खनिज अवशोषण। बी, प्रकाश की प्रकाश संश्लेषण में भूमिका। सी, बीज प्रसार। डी, कोशिका विभाजन। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। प्रकाश की प्रकाश संश्लेषण में भूमिका। प्रश्न नंबर 4, एक शिक्षक बच्चों से पूछता है यदि किसी पौधे की जड़ को नुकसान पहुंच जाए तो पत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्यों? ये प्रश्न मुख्यतः किस प्रकार की सोच विकसित करता है? ए, स्मृति। बी, अनुकरण। सी, कारण परिणाम संबंध। डी, केवल शब्दावली। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। कारण परिणाम संबंध। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन है? ए, दूध का दही बनना। बी, लोहे में जंग लगना। सी, कागज का जलना। डी, बर्फ का पिघलना। विकल्प नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। बर्फ का पिघलना। लोहे का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। यही इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी, बर्फ का पिघलना। प्रश्न नंबर 6, एक विद्यार्थी कहता है कि चीनी पानी में घुलने के बाद गायब हो जाती है। शिक्षक इस भ्रांति को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी कराएं? ए, उसे परिभाषा लिखने को कहें। बी, चीनी का स्वाद चखाएं। सी, विलयन से पानी वाष्पित करके शेष पदार्थ दिखाएं। डी, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़वाएं। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। विलयन से पानी वाष्पित करके शेष पदार्थ दिखाएं। प्रश्न नंबर 7, यदि किसी पदार्थ का आयत समान रहे लेकिन उसका आकार पात्र के अनुसार बदल जाए तो वह पदार्थ किस अवस्था में है? ठोस, गैस, प्लाज्मा, द्रव। विकल्प नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। द्रव। प्रश्न नंबर 8, एक बच्चा पूछता है गर्म चाय से निकलती भाप वास्तव में पानी है या कोई दूसरी गैस? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए सबसे उपयुक्त वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या होगी? ए, केवल शिक्षक का उत्तर सुनना। बी, अवलोकन, प्रश्न और प्रयोग में माध्यम से जांच करना। सी, उत्तर पुस्तक में याद करना। डी, दूसरे बच्चों से उत्तर पूछना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अवलोकन, प्रश्न और प्रयोग के माध्यम से जांच करना। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस स्थिति में घर्षण उपयोगी है? ए, मशीन के पुर्जों का घिसना। बी, जूतों और जमीन के बीच घर्षण से चलना। सी, वाहन के इंजन में ऊर्जा का नुकसान। डी, मशीनों में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। जूते और जमीन के बीच घर्षण से चलना। प्रश्न नंबर 10, एक बच्चा कहता है भारी वस्तु हमेशा हल्की वस्तु की तुलना में तेजी से जमीन पर पहुंचेगी। शिक्षक द्वारा इस धारणा की जांच के लिए क्या करें? ए, कथन को सही मान ले। बी, केवल सूत्र लिखवाएं। सी, नियंत्रित परिस्थितियों में उपयुक्त प्रयोग प्रदर्शन कराएं। डी, बच्चों को उत्तर याद करने को कहें। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। नियंत्रित परिस्थितियों में उपयुक्त प्रयोग प्रदर्शन कराएं। प्रश्न नंबर 11, निम्न से कौन सा कथन ध्वनि के संबंध में सही है? ए, ध्वनि निर्वात में भी आसानी से चलती है। बी, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। डी, ध्वनि केवल ठोस में चलती है। डी, ध्वनि का वेग सभी माध्यम में समान होता है। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 12,
यदि एक ध्वनि स्रोत को अधिक जोर से बजाएं तो मुख्यतः कौन सा गुण बदलता है? ए आवृत्ति, बी आयाम, सी तरंगदैर्घ्य हमेशा शून्य हो जाती है, डी माध्यम। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य हमेशा शून्य हो जाती है। प्रश्न नंबर 13, एक विद्यार्थी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर पूछता है कि दर्पण के पीछे वास्तव में व्यक्ति क्यों दिखाई देता है। शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? ए केवल नियम लिखवाना, बी प्रकाश के परिवर्तन को किरण आरेख से समझना, सी प्रश्न को टाल देना, डी प्रतिबिंब को वास्तविक वस्तु बताना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, प्रकाश के परिवर्तन के किरण आरेख से समझाना। प्रश्न नंबर 14, विद्युत परिपथ में बल्ब तभी प्रकाशित होता है जब ए परिपथ खुला हो, बी तार केवल बैटरी के एक टर्मिनल से जुड़ा हो, सी परिपथ बंद हो और धारा का पूरा पथ उपलब्ध हो, डी बल्ब को बैटरी से दूर रखा जाए। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, परिपथ बंद हो और धारा को पूरा परिपथ उपलब्ध हो। विकल्प नंबर सी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्न से कौन सा पदार्थ सामान्यतः विद्युत का अच्छा चालक है? ए रबर, बी प्लास्टिक, सी तांबा, डी सूखी लकड़ी। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, तांबा। तांबे का प्रतीक होता है Cu। प्रश्न नंबर 6, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में यदि अपघटन पूरी तरह समाप्त हो जाए सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? ए पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण प्रभावित होगा, बी उत्पादक तुरंत समाप्त हो जाएंगे, सी सूर्य का प्रकाश कम हो जाएगा, डी सभी उपभोक्ता तुरंत बढ़ जाएंगे। ये था प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में यदि अपघटन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? विकल्प नंबर ए आंसर इसका सही हो जाएगा, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण प्रभावित होगा। प्रश्न नंबर 17, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सा कथन सही है? ए ऊर्जा प्रत्येक कोषीय स्तर पर बढ़ती है, बी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, सी ऊर्जा पूर्णतः पुनर्चक्रित होती है, डी ऊर्जा केवल अपघटों में रहती है। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा होता है। प्रश्न नंबर 18, यदि किसी खाद्य श्रृंखला घास हिरण बाघ है तो हिरण किस कोषीय स्तर का उपभोक्ता है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता, डी अपघटक। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। प्रश्न नंबर 19, एक बच्चा कहता है सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। शिक्षक इस भ्रांति को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देगा? ए केवल रोग फैलाने वाले जीवों की सूची, बी दही बनाने में उपयोग सूक्ष्म जीवों का उदाहरण, सी सभी सूक्ष्म जीवों को हानिकारक बता देना, डी सूक्ष्म जीवों का अध्याय छोड़ना। प्रश्न नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, दही बनाने में उपयोगी सूक्ष्म जीवों का उदाहरण। प्रश्न नंबर 20, टीकाकरण का मूल उद्देश्य क्या है? ए शरीर से सभी सूक्ष्म जीवों को हमेशा के लिए समाप्त करना, बी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट रोगजनक के विरुद्ध तैयार करना, सी रक्त में ऑक्सीजन बढ़ाना, डी पचन क्रिया का तेज करना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट रोगजनक के विरुद्ध तैयार करना। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। प्रश्न नंबर 22, यदि किसी स्थान पर वनों की अत्यधिक कटाई हो जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव सबसे अधिक संभावित होगा? ए मृदा अपरदन में वृद्धि, बी वर्षा जल का पूर्ण अवशोषण, सी जैव विविधता में निश्चित वृद्धि, डी वायुमंडल CO2 में कमी। विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, मृदा अपरदन में वृद्धि। यानी कि जब पेड़ों की कटाई अधिक होगी तो मिट्टी का कटाव जो है वो बढ़ जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर इसका ए जो है सही हो जाएगा, मृदा अपरदन में वृद्धि। प्रश्न नंबर 23, एक शिक्षक बच्चों को स्थानीय तालाब का निरीक्षण कराकर वहां पाए जाने वाले पौधों, जीवों और जल की स्थिति का रिकॉर्ड बनाने को कहता है। ये किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? ए केवल व्याख्यान विधि, बी रटने पर आधारित शिक्षा, सी अनुभवात्मक एवं अवलोकन आधारित अधिगम, डी
केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अनुभव एवं अवलोकन आधारित अधिगम। प्रश्न नंबर 24, विज्ञान कक्षा में विद्यार्थी को उत्तर देने पर शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ए, तुरंत उसे डांटना। बी, उत्तर को अनदेखी करना। सी, उसके तर्क को समझकर सही अवधारणा तक पहुंचने में सहायता करना। डी, उसे कक्षा से बाहर भेजना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। उसके उत्तर को समझकर सही अवधारणा तक पहुंचने में सहायता करना। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तर चिंतन को अधिक बढ़ावा देता है? ए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बी, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? डी, सी, यदि पौधों की पत्तियां ना हो तो उसके भोजन के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों? डी, पौधों का रंग क्या होता है? विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। यदि पौधों की पत्तियां ना हो तो उसके भोजन निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों? प्रश्न नंबर 26, पौधों में जाइलम और खनिजों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात तो सही है। जाइलम जो होता है जल और खनिज में जो है परिवहन करने का कार्य करता है। आर है, जाइलम मुख्यतः पत्तियों में निर्मित भोजन को जड़ तक पहुंचाता है। ये इसका जो है आर गलत हो जाएगा, यानी कि ए तो सही है, आर क्या है गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। प्रश्न नंबर 27, सभी खाद्य श्रृंखलाएं अंत्य उत्पादकों से जुड़ी होती है। ये बात भी सही है। रीजन है इसका उत्पादक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ये बात भी सही है, यानी ए भी सही है, आर भी सही है और सही व्याख्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 28, एक शिक्षक बच्चों को अलग अलग पदार्थ देकर पूछता है कि कौन सा पदार्थ पानी में घुलेंगे और फिर उनके अनुमान के प्रयोग द्वारा जांच करवाता है। इस गतिविधि में विज्ञान सीखने की कौन सी विशेषता प्रमुख है? ए, केवल याद करना। बी, परिकल्पना बनाना और प्रमाण के आधार पर जांच करना। सी, केवल शिक्षक पर निर्भर रहना। डी, उत्तर की नकल करना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। परिकल्पना बनाना और प्रमाण के आधार पर जांच करना। प्रश्न नंबर 29, एक विद्यार्थी कहता है चंद्रमा स्वयं प्रकाश देता है। इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए सबसे प्रभावी मॉडल कौन सा होगा? ए, केवल चंद्रमा का चित्र दिखाना। बी, टॉर्च और गेंद का प्रयोग करके सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की स्थिति दिखाना। सी, परिभाषा लिखवाना। डी, विद्यार्थियों को उत्तर याद करवाना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। टॉर्च और गेंद का प्रयोग करके सूर्य पृथ्वी की स्थिति दिखाना। प्रश्न नंबर 30, एक विज्ञान शिक्षक का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। निम्न में से कौन सा कक्षा सबसे अधिक उपयुक्त होगी? ए, शिक्षक बोले और बच्चे केवल नोट लिखे। बी, बच्चे केवल पुस्तक के प्रश्न याद करें। सी, बच्चे प्रश्न पूछे, अनुमान लगाए और प्रमाण जुटाएं और निष्कर्ष निकालें। डी, केवल परीक्षा को संभावित प्रश्न हल करवाएं। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। बच्चे प्रश्न पूछे, अनुमान लगाए और प्रमाण जुटाए और निष्कर्ष निकाले। अब यहाँ से शुरू हो जाएगी मैथ। इसमें सवाल है, यदि संख्या का 25% बराबर 40 है तो वह संख्या होगी। देखिए संख्या को अगर हम x माने तो x गुणा 25/100 हो जाएगा। अब बराबर में कितना आ जाएगा? 40। इसको अगर गुणें ये हो जाएगा x गुणा 25/100। अब देखिए 25 चौका 100, तो यहाँ हो जाएगा 40 की गुणा हो जाएगी 4 से, तो 4 चौक 16 कितना जाएगा? 160। 160 विकल्प नंबर डी में है। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, आयत की लंबाई 20% बढ़ाएं और चौड़ाई 20% घटाएं तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 20% वृद्धि है और 20% क्या है? घटाई जाती है, तो ये हो जाएगा माइनस के 20 गुणा 20 बटे में आ जाएगा 100। अब देखिए यहाँ इससे तो ये कट गया, यहाँ आ गया 0 0 कट गया, तो 2 दूनी 4 माइनस का आ जाएगा 4%। और माइनस निशान बताता है कमी को, तो विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। 4% की कमी। अब देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो लगाते हैं x प्लस के y प्लस एक्स वाई बटे में आ जाएगा 100। अब यहाँ जो माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस से क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस आ जाएगा। प्रश्न नंबर 35, एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। उसी संख्या के दोगुने को 5 से भाग देने पर
शेषफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ संख्या हम क्या मान लेते हैं, अब संख्या को 8 अगर माने तो इसको जब भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसको 8 को क्या कर दे, दोगुना कर दे तो कितना आएगा, 16। अब 16 को भाग देंगे तो 5 से 5 या 15, तो एक क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, 1। प्रश्न नंबर 37, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर 12, एलसीएम 180 है तो संख्या 36 से दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12, 12 तिया 36, 3 छंग 18, यह आ गया 60, यानी इस दूसरी संख्या कितनी आएगी, 60 आएगी। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, 60। प्रश्न नंबर 39, किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त के पाई आर स्क्वायर। ये है पाई त्रिज्या दोगुनी कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 आर का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई और 4, 2 दूनी 4 आर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पर कितना है, 4, यानी 4 गुना हो जाएगी। तो विकल्प नंबर सी आंसर इसका जो है सही हो जाएगा, 4 गुना। प्रश्न नंबर 40, एक घन की भुजा 3 सेमी है तो उसका आयतन होगा। देखिए घन के आयतन जो होता है वो भुजा की घात 3 होता है, तो भुजा की घात 3 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर की घात 3। अभी प्रश्न देखेंगे 42 प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और उस पर 15% छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य होगा। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एम पी बराबर हो जाएगा एस पी गुणा 100 और यहाँ 100 प्लस लगा देंगे और प्लस माइनस प्रतिशत। ठीक है, ये फॉर्मूला से लगाना पड़ेगा। एम पी बराबर हो जाएगा एस पी गुणा 100/100। एम पी का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, एस पी का मतलब हो जाएगा सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। यहाँ अंकित मूल्य आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य जो है 800 रुपये है और तो हमें विक्रय मूल्य इसमें निकालना है, तो यहाँ तो 100 आ जाएगा फॉर्मूले में। अब यहाँ है 100, कितने परसेंट छूट दी जाती है, 15 की। 100 में से 15 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 85। देखिए 100 में से हमने 15 घटाया तो कितना आ गया, 85। अब इसको हम गुणा भाग करेंगे, इन 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो काट देंगे तो इस 8 की गुणा 85 से कर देंगे। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 अट्ठे 64, 4 68, तो यहाँ आ जाएगा 680। 680 जो आ गया इसका विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो होगा वो 680 होगा। प्रश्न नंबर 43 है, एक वस्तु 60 में खरीदी और 720 में बेची तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कितने में बेची है 720 में, कितने में खरीदी थी 600 में, तो यहाँ 0 2 7 1 120 रुपये क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। अब इस 120 प्रॉफिट का क्या होगा, हमें जो है निकालना है प्रतिशत। अब देखिए 120 को तो हमें ऊपर लिखना है, जो क्रय मूल्य है जितने हमने खरीदी है उसे जो है नीचे लिखेंगे और जो परसेंटेज है यानी कि 100 जो आ जाएगा वो गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 6 दूनी 12 यानी कि यह आ गया 20%। जो लाभ होता है वो होता है 20%, तो विकल्प नंबर सी अंश सही हो जाएगा, 20%। प्रश्न नंबर 7, किसी आयत का परिमाप 50 सेमी और लंबाई 15 सेमी है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। देखिए आयत के लिए फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, ये आयत के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए आयत का परिमाप के लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आयत का परिमाप, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। परिमाप कितना है, 50 सेंटीमीटर है और लंबाई कितनी है, लंबाई है 15, चौड़ाई हमें क्या करनी है, निकालनी है। ये प्लस का निशान है यहाँ पे, इसे डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाएगा, 15 इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 25 में 15 गया, 10 बचेगा, 10 की हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी, तो विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 48, यदि किसी रेखा पर एक बिंदु से बने दो असमकोण का योग 180 है तो एक कोण
65 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना, योग कितना है 180 डिग्री है। तो 180 में से 65 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 10 में 5 गया 5, 7 में 6 गया 1, तो यहाँ अब यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 115 यहाँ आ जाएगा। तो विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, 115 डिग्री। आगे सवाल देखें, निम्न से कौन सा कथन सही है, प्रत्येक वर्ग आयत नहीं है, बी प्रत्येक आयत वर्ग है, सी प्रत्येक वर्ग एक आयत है। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। फिर जो भी वर्ग होता है वो आयत होता है। देखिए वर्ग जो होता है वो ये होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। मान के चलें ये भुजा अगर x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक जो वर्ग होता है वो क्या होता है, आयत है। प्रत्येक वर्ग एक आयत है। तो विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे देखें, गणित में बच्चों की गलतियों को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए, ए अनुशासनहीनता, बी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण संकेत, सी परीक्षा में असफलता, डी केवल याददाश्त की कमी। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में संबंधित महत्वपूर्ण संकेत। प्रश्न नंबर 54, गणित शिक्षण में मैनिपुलेटिव का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है, ए कक्षा में समय बिताने के लिए, बी अमूर्त अवधारणाओं को ठोस अनुभव से जोड़ने के लिए, सी पाठ्यपुस्तक को हटाने के लिए, डी कमजोर बच्चों के लिए। देखिए विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, अमूर्त अवधारणाओं को ठोस अनुभव से जोड़ने के लिए। प्रश्न नंबर 55, शिक्षक पूछता है क्या तुम इस प्रश्न को किसी दूसरी विधि से भी हल कर सकते हो, इसका मुख्य उद्देश्य है, ए एक ही एल्गोरिथम याद करवाना, बी गणितीय लचीलेपन और विभिन्न रणनीतियों को बढ़ावा देना, सी केवल गति बढ़ाना, डी कठिनाई बढ़ाना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, गणितीय लचीलेपन और विभिन्न रणनीतियों को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 56, एक बच्चा किसी प्रश्न का सही उत्तर देता है लेकिन उसका तर्क गलत है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, ए केवल सही उत्तर के लिए अंक देना, बी केवल उत्तर गलत घोषित करना, सी उसके रीजनिंग को समझकर वैचारिक त्रुटि पर चर्चा करना, डी उसे दोबारा वही प्रश्न देना। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, उसके रीजनिंग को समझकर वैचारिक त्रुटि पर चर्चा करना। प्रश्न नंबर 57, निम्न से कौन सा प्रश्न गणित में हायर ऑर्डर थिंकिंग को सबसे अधिक बढ़ावा देता है, ए 7 गुणा 8 कितना है, बी 64 का वर्गमूल क्या है, सी ऐसी दो अलग अलग विधियां बताओ इनसे तुम्हें 48 को 6 से भाग कर सकते हो, सी 100 के बाद कौन संख्या आती है। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, ऐसी दो अलग अलग विधियां बताओ जिनसे तुम 48 को 6 से भाग करा सकते हो। प्रश्न नंबर 58, गणित की कक्षा में ओपन एंडेड क्वेश्चन का प्रमुख लाभ क्या है, ए सभी बच्चों का उत्तर समान होता है, बी विभिन्न रणनीतियों और तर्कों की संभावना बढ़ती है, सी केवल तेज बच्चों का लाभ होता है, डी गणना की आवश्यकता समाप्त होती है। विकल्प नंबर बी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, विभिन्न रणनीतियों और तर्कों की संभावना बढ़ती है। प्रश्न नंबर 59, एक शिक्षक बच्चों से कहता है अपने उत्तर का कारण समझाओ, ये मुख्यतः किस क्षमता का आकलन करता है, ए केवल गणना की गति, बी गणितीय संचार और रीजनिंग, सी केवल स्मृति, डी लिखावट। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, गणितीय संचार और रीजनिंग। प्रश्न नंबर 60, यदि किसी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी एक ही प्रकार की गणितीय गलती कर रहे हैं तो शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा, ए सभी को अधिक होमवर्क देना, बी गलत को नजरअंदाज करना, सी विद्यार्थियों की सोच का विश्लेषण करके पुनः अवधारणा विकसित करना, डी केवल सही फॉर्मूला बोर्ड पर लिख देना। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की सोच का विश्लेषण करके पुनः अवधारणा विकसित करना। ये था पार्ट हमारा 35। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरह की प्रैक्टिस सेट आपको सेटेट के लिए जो है आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं विद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।